हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन का एक चैप्टर है। तो आज हम आपके इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो दोस्तों, यहाँ आज हमें सबसे पहले समझना है भारत में ई गवर्नेंस से संबंधित पहल। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कार्य किए गए या कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसको आज हम समझते हैं। भारत में सूचना तकनीकी क्रांति में अग्रणी देश रहा है, जिसने सरकारी संस्थानों, सेवा वितरण, ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वच्छता संस्थानों, शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था और कई अन्य क्षेत्रों में इसके प्रयोग को बढ़ाया, जिसका शासन की प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है, जो सूचना तकनीकी क्रांति है, उसमें एक भारत काफ़ी आगे हो गया है। कि देखो दोस्तों, साफ तौर पर हमें दिख रहा है आज जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भारत में फैल रही है, और इसका प्रभाव हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास हो रहा है या जो सरकारी सेवाएं हैं, उसमें हम तकनीकों के प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं। शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम तकनीक के प्रयोग को आराम से देख सकते हैं। व्यापक पैमाने पर तकनीक का प्रभाव इन सभी सेक्टरों में पड़ा है। इस दिशा में सरकार ने डिजिटल शासन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा वैधता प्रदान की, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा विनिमय के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस से संबंधित पहल, यानी कि सरकार ने जो तकनीकों के प्रयोग को मतलब किस तरह से मान्यता दी है, किस तरह से प्रयोग करके प्रशासन या शासन को चलाया है। तो ई गवर्नेंस की जो पहल है, जो कदम है सरकार के द्वारा जो उठाए गए हैं, उसमें हमें एक देखने को मिलता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। मतलब ये कि सरकार ने डिजिटली शासन को वैधता प्रदान करने के लिए, एक मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया था, जो कि सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित है। मतलब क्या है, देखो, पहले तकनीकों के आधार पर तो शासन किया नहीं जाता था। पहले जो शासन था वो कागज़ों के ऊपर होता था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता था, इसलिए पहले कानून वगैरह भी नहीं थे। इसीलिए डिजिटली शासन को वैधता प्रदान करने के लिए जो तकनीक की सहायता से जो शासन चलाया जाता है, उसको वैधता, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसको कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सारी बातें समझ में आएँगी, बस आप पूरा देखें वीडियो को, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2003 लाया गया, जिसे प्रभावी और पारदर्शी तरीके से देश भर में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में भारत में 749 मिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2022 के अंत तक 5,50,000 गाँव तक पहुंचने की उम्मीद है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब है वाईफाई, ठीक है? तो इतने गाँव तक पहुंचने की उम्मीद रही है, या अंत तक इतना पहुंच गया होगा, ऐसी उम्मीद रही है। देखिए दोस्तों, क्योंकि 2022 तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो ये थोड़ा आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आंकड़े हैं, ये जो आपको यहाँ पे सूचनाएं दी गई हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि कितने लोग यूज़ कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करनी है हमें कि जो पहल है ई गवर्नेंस से संबंधित, उसको बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना बनाई गई थी 2003 में। तो ये भी एक जो सूचना टेक्नोलॉजी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उसको बढ़ावा देने के लिए शासन में लाया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में एक सक्रिय सामाजिक कानून ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रवेश किया, जिससे सार्वजनिक संस्थानों के उन नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया जो इसका अनुरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली कई बार पहले हम लोग कई सारे जो ऑफ़िसर्स थे, उनसे कई सारी सूचनाएँ प्राप्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हमें सूचना नहीं देते थे। लेकिन इसी के चलते भारतीय शासन में हम देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया, जिसके तहत सूचना का अधिकार नागरिकों को दे दिया गया। इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है, वो लाया गया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन
जो एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ये अधिकार है वो 2005 के अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को दिया गया, और इससे जो अधिकारी थे उनको उनके लिए ये बाध्य हो गया कि उन्हें सूचनाएं देनी पड़ेगी जो भी उनसे मांगेगा। कोई व्यक्ति अगर उनसे सूचना मांगेगा तो उनके लिए ये बाध्य है कि उन्हें वो सूचना देनी पड़ेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में नागरिक केंद्रित शासन को सक्षम करने के लिए केंद्र, राज्य और जमीनी स्तर पर 27 मिशन मोड परियोजनाएं शामिल हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझो कि भारत की सरकार ने ई गवर्नेंस को यानी कि शासन चलाने के लिए टेक्नोलॉजी को शासन में किस तरह से शामिल किया, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए, शासन में जो गवर्नेंस है उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन किया जाए, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए। तो ऐसे हमें कई सारे कदम देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2000 में एक अधिनियम बनाया गया था, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना लाई गई थी 2003 में। इसके साथ ही 2005 में सूचना का अधिकार दिया गया। सूचना का अधिकार क्या था? एक सुशासन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। नागरिकों को ये अधिकार मिला तो वो ऑनलाइन माध्यम के जरिए या किसी भी तरीके से अब वह सूचनाएं प्राप्त कर सकते थे। तो ये ई गवर्नेंस का एक माध्यम था। इसके अलावा 2006 में कई सारी परियोजनाएं राष्ट्रव्यापी स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर लाई गई थी। इनमें से यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी गई। तो जो 2006 में यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस से संबंधित जो परियोजनाएं लाई गई थी यहाँ पर वो दी गई हैं। तो इन्हें देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि कंप्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास एजेंसी को ऐसी सुविधाओं से अवगत कराना है ताकि वह सभी जिले कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के तहत गरीबी उन्मूलन से जोड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकें। इसका मतलब है कि जितने भी ग्रामीण विकास से संबंधित जो एजेंसियां हैं, उनको जो जिले प्रशासन के अंतर्गत जो कंप्यूटर आधारित जो काम हुआ है या जो कंप्यूटर में जो सूचनाएं सेव की गई हैं, वो ग्रामीण विकास एजेंसियों को मुहैया कराना। मतलब ये कि अब बहुत सारी ग्रामों की जो सूचनाएं हैं, गरीबी से संबंधित जो सूचनाएं हैं, समस्याओं से संबंधित जो सूचनाएं हैं, वो कंप्यूटर आधारित सूचनाएं, मतलब कंप्यूटर के आधार पर ग्रामीण विकास एजेंसियों को उपलब्ध करा के उन्हें उनके कार्यों में एफिशिएंट बनाना। मतलब कि जैसे कि गरीबी उन्मूलन कार्य है या कोई भी कार्य है, तो वो ग्रामीण एजेंसी जो भी संस्था है, जो भी एजेंसी, वो अपना कार्य तब ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी जब उसे सूचना आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रामीण विकास से संबंधित जो एजेंसियाँ हैं, उन्हें कंप्यूटर्स के द्वारा सूचनाएं प्रदान करने की बात की गई थी इस मिशन में। ई चौपाल। ई चौपाल के तहत भारत के ग्रामीण कृषकों को तकनीकी साधनों के माध्यम से उनके कृषि उत्पादों के विपणन की यानी कि व्यापार की सुविधा को पहुंचाना है। इसके तहत भारत में आईटीसी लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण स्तर से जुड़े किसानों की समस्याओं के समाधान व्यवस्था की गई है। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पे होगा कि ग्रामीण स्तर से जुड़े किसानों की समस्याओं के लिए समाधान व्यवस्था की गई है। ई चौपाल क्या है? अब जो किसान है वो अपना सामान अच्छे से मतलब जो मार्केट है, जो बाज़ार है, वहाँ पर बेच सकें, अच्छे दाम पर वो बेच सकें, उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर ये कह सकते हो जो ई चौपाल वगैरह का जो ये कार्यक्रम है वो किसानों के लिए है। वो किसानों की समस्याओं से संबंधित कई सारे समाधान प्रस्तुत करता है, चाहे वो किसानों की कृषि से संबंधित समस्या हो, जो उत्पाद हैं उनको बेचने से संबंधित समस्या हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। इसके अलावा एक है टाटा किसान केंद्र। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों के किसानों की सहायता करने के लिए टाटा केमिकल लिमिटेड यानी कि जो टाटा की कंपनी है, उन्होंने एक परियोजना को प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत किसानों से जुड़े विषयों को, जैसे भूमिगत जल की समस्या, मृदा की समस्या यानी कि मिट्टी से संबंधित समस्या, मौसम से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जानकारी को भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना। मतलब ऑनलाइन माध्यम से या जो तकनीकी माध्यम है उसका प्रयोग करते हुए किसानों को जो मौसम वगैरह है उसकी जानकारी देना,
ताकि वो अपनी कृषि में सुधार कर सकें या कृषि उनकी अच्छी हो सके। उन्हें मौसम से संबंधित जानकारी देना, उन्हें मिट्टी से संबंधित जो भी उनकी समस्या है कि मिट्टी में उर्वरता कम हो गई है, फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उससे संबंधित उनको जानकारी देना या उसका कुछ समाधान बताना। जल से संबंधित समस्या है तो उसको सॉल्व करना है। तो ये टाटा किसान केंद्र यही करता है। इसके अलावा एक परियोजना है लोक मित्र। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किया गया, जिससे दूर दराज के सभी क्षेत्रों को इंटरनेट की सुविधा को आसान बनाया गया ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। दोस्तों, ये जो परियोजना थी इस लोकमित्र की, स्पेशली ये हिमाचल प्रदेश में थी। इसमें हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जिसके तहत जो दूर दराज के इलाके के जो इलाके हैं वहाँ तक इंटरनेट को पहुँचाया जा सके। देखो, कुल मिलाकर हम यहाँ पर प्रशासन के अंतर्गत या शासन के अंतर्गत समझ रहे हैं कि क्या क्या पहल या परियोजनाएं ई गवर्नेंस से रिलेटेड की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। सरकार ने अपनी बातों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी जो भी वो सहायता देना चाहती है, ई गवर्नेंस के माध्यम से वो लोगों को पहुंचाने का उसने प्रयास किया। इसके अलावा ज्ञानदूत मध्य प्रदेश में उपस्थित अभावग्रस्त जनजातीय समुदाय को ज्ञानदूत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाले तकनीकी दृष्टि से नूतन और स्थायी सूचना केंद्र के रूप में स्थापित की गई है। जो ज्ञानदूत की परियोजना है वो स्पेशली मध्य प्रदेश में उपस्थित है, और ये जो अभावग्रस्त, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए जो जनजातीय समुदाय हैं, जो क्षेत्र हैं, उन लोगों को तकनीकी संबंधी सूचनाएं प्रदान करना, तकनीक प्रदान करना, ये इसका कार्य है। दृष्टि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में दृष्टि की स्थापना की गई है, जिसके तहत उपभोक्ता वस्तुओं तथा बुनियादी वस्तुओं के वितरण तथा उनके प्रोत्साहन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए एक प्रकार के नेटवर्क को विकसित किया गया है, जो कि ग्रामीण मॉडल पर आधारित है। इसके तहत उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से अनेकों सेवाओं की सूचना प्रदान की जा रही है। दोस्तों, ये जो एक संस्था कह लो, एक दृष्टि की स्थापना की गई है, जिसका जो मुख्य काम है वो जो उपयोगकर्ता वगैरह हैं, स्पेशली जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। और जो उपभोक्ता समूह है, वस्तुओं वगैरह की जो खरीदारी करता है, या जो उपभोक्ता समूह है, उसकी समस्याओं को हल करने से संबंधित इसका काम है। इसका मुख्य काम है कि तकनीक की सहायता से जो सामान का जो आदान प्रदान हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जो बेचा जा रहा है, जो बुनियादी वस्तुएं हैं, जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, इनका आसानी से आदान प्रदान हो सके, पूरे इनका वितरण हो सके, और जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जा सके। तो ऐसा एक नेटवर्क तैयार करना इसका काम है। इसके अलावा जो उपयोग करता है उनको इंटरनेट के माध्यम से कई सारी ये जानकारी देती है, या कई सारी सेवाएं इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है दृष्टि के द्वारा। तो यहाँ हमने कई सारी बातों को समझा, इतना बहुत है, इतनी परियोजनाएं। तो यहाँ पे जो टॉपिक था आपका वो था भारत में ई गवर्नेंस से संबंधित पहल। इसी में हम देखते हैं डिजिटल इंडिया की बात की गई है, इसे हम समझते हैं अब ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पहल से संबंधित जो टॉपिक है। और आधुनिक टाइम में आज के टाइम में हम वर्तमान समय की बात कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आज हम देख सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या था, इसको समझते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अनोखी पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटल रूप में भारत को सक्षम बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करना है। साथ ही साथ सरकारी कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को एक नया रूप देना, उनमें डिजिटलाइज सेवा का प्रारंभ करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना को उपलब्ध कराना, तथा सरकारी सेवाओं को नागरिकों की पहुंच तक आसान बनाना। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। देखो, डिजिटल इंडिया का मतलब बिल्कुल साफ है कि इंडिया को डिजिटल बनाना, मतलब जो भारत के जो नागरिक हैं उनको सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ठीक है, सूचनाएं उन्हें कैसे प्रदान की जाएं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,
तो जो भारत का जो मंत्रालय था सूचना प्रौद्योगिकी का, मतलब जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था, उसकी पहल थी डिजिटल इंडिया। चाहे आप इसे प्रधानमंत्री का भी कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया था। उन्हीं की सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया डिजिटल इंडिया का। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंडिया को डिजिटल बनाना। इसे डिटेल में समझते हैं। डिजिटल इंडिया के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं या हैं, ठीक है? 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, मतलब जो नागरिक हैं, उनको डिजिटली रूप से काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएँ, उनको सशक्त बनाया जाए कि कैसे क्या चीज़ का, किस चीज़ का उपयोग करना है और कैसे वो किसी जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, उससे बच सकते हैं। तो डिजिटली रूप से सशक्त बनाना, उनको सशक्त बनाने में ये भी चीज़ें शामिल हैं कि उनको डिजिटली, जो डिजिटल माध्यम है, वो प्रोवाइड कराना। कई बार हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा स्कूलों में मोबाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो सब इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं कि नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, नागरिक उपकरण के रूप में अवसंरचना का विकास। तो जो मोबाइल वाला एग्जाम्पल दिया वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नागरिक उपकरण के रूप में अवसंरचना का विकास मतलब ये है कि डिजिटल उपकरण प्रदान करना, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करना। जैसे कि हम देख रहे हैं 4G आया, फिर 5G आ रहा है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे जैसे ये पूरे दूर दराज के एरिया में फैल जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, जिसके माध्यम से डिजिटली जो चीज़ें हैं उनका उपयोग और भी ज़्यादा ईज़ी होगा और बहुत लोगों तक, मतलब सभी लोगों तक उसकी पहुँच पूरी तरह हो पाएगी। मांग निर्धारित शासन एवं सेवाएँ, मतलब आसानी से सरकार के द्वारा जो नागरिक मांग है, मतलब नागरिक जो भी चाहता है, आसानी से उसको वो सेवाएँ प्रोवाइड कराना सरकार के द्वारा, या जो भी सूचनाएँ नागरिक चाहता है उसको नागरिक को देना आसानी से, जो कि डिजिटल माध्यम से ही संभव हो पाएगा। अब यहाँ पे डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभ हैं, मेन है ये, तो इसे हम समझ लेते हैं कि आखिर डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभ क्या हैं। देखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया के प्रमुख 9 स्तंभ हैं जो कि निम्न हैं। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज राष्ट्रीय सूचना की आधारभूत संरचना के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों एवं उसके एकीकरण के लिए ब्रॉडबैंड को आच्छादित करेगा। मतलब दोस्तों, पहले सिंपल है कि डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ है, मतलब 9 स्तंभों के द्वारा अगर सारी चीज़ें लागू कर दी जाती हैं, 9 स्तंभ पूरे हो जाते हैं, सही से इंडिया में स्थापित हो जाते हैं, तो इंडिया पूरी तरह डिजिटल मान लिया जाएगा। ये है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में हम देखते हैं कि 9 स्तंभ हैं। 9 स्तंभ में से यहाँ पे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज को आप सिंपल सब शब्दों में समझें, ये समझ लो जो वाईफाई का जो नेटवर्क है उसको फैलाना। इसके अलावा मोबाइल तक सबकी पहुंच। दूसरे स्तंभ का मुख्य उद्देश्य सर्वव्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है। देखो, अब मोबाइल तक सबकी पहुंच हो तो ये इसका दूसरा स्तंभ है। इसके तहत हम देख भी रहे हैं कि सरकार के द्वारा मोबाइल जैसी चीज़, या जो जो मोबाइल से संबंधित जो आईपैड वगैरह हैं, वो सरकार के द्वारा कई स्कूलों में दिए भी जा रहे हैं। स्पेशली मैंने यूपी में ये चीज़ देखी है। मोबाइल तक सबकी पहुंच, ये दूसरा स्तंभ हो गया। इसके अलावा है सार्वजनिक इंटरनेट। तीसरा स्तंभ इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या बढ़ाने पर बल देता है। अब जो तीसरा जो स्तंभ है वो इंटरनेट के उपयोग पर ज़्यादा बल दे रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो। ये है इसका तीसरा स्तंभ, सार्वजनिक इंटरनेट, मतलब सब तक पहुंच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। इसके साथ ही चौथा स्तंभ है ई गवर्नेंस तकनीक। तकनीकी की मदद से सरकारी तंत्र में सुधार करना। चौथे स्तंभ के रूप में ई शासन, इस स्तंभ का उद्देश्य सबसे विस्तृत है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार ला रही है। देखिए दोस्तों, जो चौथा स्तंभ है वो चाहता है, जो ई गवर्नेंस है उसमें तकनीक की सहायता से जो सरकारी तंत्र है, जो उसमें जो भी भ्रष्टाचार वगैरह फैला हुआ है, जो कमी है, जो भी क्षमताओं में कमी देखी जा रही है सरकारी तंत्र की, तो उसमें सुधार करना। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सरकारी अधिकारियों में जो क्षमताएं हैं उसकी कमी हो, तो ई गवर्नेंस की सहायता से उसमें सुधार लाना। ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। पांचवा स्तंभ ई क्रांति से जुड़ा हुआ है, जो सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से संबंध है। इसके दो भाग हैं, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारी चीज़ें जो ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है, इसका मतलब है कि कुछ या बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको डिजिटली
लोगों को प्रोवाइड कराना, जैसे कि ई शिक्षा हो गया। आज हम देखते हैं कोविड के टाइम पर हम देखते हैं कि पूरी तरह ऑनलाइन क्लास हो रही थी। स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह हम देख रहे थे ई शिक्षा के माध्यम से, ई एजुकेशन के माध्यम से जो डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा फैलाई जा रही थी। और ई स्वास्थ्य को भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से कई सारे डॉक्टर्स अपने मरीज को देख रहे थे। तो इसका एक पांचवा स्तंभ है ई क्रांति सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, मतलब बहुत सारी जो सेवाएं हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो होने लगे, यही इसका एक पांचवा स्तंभ है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य। इसके अलावा जो छठा स्तंभ है वो है सबको सूचना, मतलब जो सूचना है वो सबके लिए प्रोवाइड हो, मतलब वो सभी को मिल सके, आसानी से सभी लोगों को सरकार से जो भी सूचनाएं चाहिए वो मिल सके, ये व्यवस्था करता है। ये इसका छठा स्तंभ है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में शून्य आयात। अब यहाँ पर जो सातवां स्तंभ है वो बात करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका शून्य आयात हो। मतलब ये कि सातवां स्तंभ चाहता है कि जल्द से जल्द भारत इस चीज़ में सक्षम हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित भारत कोई सामान भारत दूसरे देशों से ना खरीदे, बल्कि बेचना शुरू कर दे, एटलीस्ट दूसरे देशों से ना खरीदे। तो शून्य आयात का मतलब यही है कि चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कार हो, वो भारत में ही बने। ये है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में शून्य आयात, कि आयात ना करना पड़े, दूसरे देशों से हमें खरीदना ना पड़े, यही है। इसके अलावा नौकरियों के लिए आठवें स्तंभ के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार का सृजन करना। इस उद्देश्य को पाने के लिए सरकार आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए छोटे छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। अब देखिए दोस्तों, आईटी सेक्टर कितनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखकर या कंप्यूटर के माध्यम से कई सारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी सेक्टर है, उसमें सरकार कई सारा रोजगार कई सारा रोजगार का सृजन करना चाहती है। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इसको भी हल करना चाहती है। ये इसका आठवां स्तंभ था। इसके अलावा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, नवा एवं अंतिम अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम है। इसके तहत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स एवं सरकारी दफ्तरों, बायोमेट्रिक्स उपकरणों आदि के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर जैसे कि सरकारी जो ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पर बायोमेट्रिक्स, जो आपके फिंगरप्रिंट्स हो गया, आपका फेस हो गया, उससे संबंधित जो उपकरण हैं उनके प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया गया है। मतलब ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो सके, कुछ गलत ना हो सके, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, स्पेशली जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गए या जो दूसरे उपकरण हैं जिनकी सहायता से काम काफ़ी ठोस मतलब सही हो सकता है, तो उसके प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो यहाँ पर ये 9 स्तंभ हमारे देश का जो कार्यक्रम रहा है डिजिटल इंडिया, इसको दर्शाता है। अब डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, इसको आप काफ़ी डिटेल में आप समझ गए कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर ये सारी जो भी स्तंभ है इसके वो जुड़े हुए हैं, और इन सभी स्तंभों को जोड़ने के बाद ही डिजिटल इंडिया का शब्द सामने आता है। तो डिजिटल इंडिया में ये 9 स्तंभ शामिल हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने डिजिटल इंडिया को समझ लिया, जो कि एक बहुत बड़ी पहल थी भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, या भारत में जो शासन है उसमें टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यही कहूँगा कि एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप कमेंट करके बताएँ। अगर सॉल्व हो सकेगा तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ एक वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी बातें अगर आपको सारा पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।